नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए एक ऐसा शब्द कहा जिसने भाषण खत्म होने से पहले ही पूरे देश में बहस छिड़ दी। शब्द था दिमागी नक्सल। लेकिन सवाल यह कि आखिर दिमागी नक्सल है कौन? क्या यह व्यक्ति है जो सचमुच नक्सली विचारधारा और हिंसा का समर्थन करता है, या वह युवा जो नौकरी और परीक्षा को लेकर सरकार से सवाल पूछता है, वह पत्रकार जो सत्ता से जवाब मांगता है, या फिर कोई ऐसा संगठित तंत्र जो देश की कमजोरियों का फायदा उठाकर लोगों की सोच और भावनाओं को प्रभावित करने का कोशिश करता है। यानी एक तरफ बात हो रही है मानसिक युद्ध की, तो दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है दिमागी नक्सल कहीं नया राजनीतिक ठप्पा तो नहीं। तो आज सिर्फ गोबर दिमाग बनाम नक्सली दिमाग का नहीं, आज सवाल जो हम पूछेंगे वो सवाल आखिर किसका दिमाग चल रहा है, किसका खेल चल रहा है और दिमागी नक्सल की असली पहचान क्या है। चलिए इस पूरे खेल को बहुत ही आसान भाषा में आज के वीडियो में समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को और आज का टॉपिक है दिमागी नक्सल वर्सेस गोबर दिमाग। साथियों, अब सबसे पहले इस पूरे मामले की जड़ को समझते हैं, क्योंकि दिमागी नक्सल शब्द अचानक पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बड़ा सुरक्षा वाला तर्क दिया जा रहा है, जिसे समझने के लिए हमें भारत के कथित 5 फ्रंट को समझना होगा। आमतौर पर जब हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीमा, सेना, आतंकवाद और दुश्मन देश आते हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध का तरीका बदल रहा है। आज किसी देश को कमजोर करने के लिए जरूरी नहीं कि सीमा पर टैंक आए या मिसाइल चले। साइबर हमला हो सकता है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है, डिजिटल माध्यम से जानकारी जुटाई जा सकती है और उससे भी आगे बढ़कर लोगों की सोच और धारणा को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। पहले दिए गए सुरक्षा वाले विषय में इसी बदलाव को 5 फ्रंट के बड़े ढांचे में समझाया गया। इसमें कश्मीर, नक्सलवाद, फिर हाइब्रिड युद्ध तथा मानसिक युद्ध जैसे नए मोर्चे की चर्चा है। अब यहाँ कहानी का सबसे पहला मोड़ आता है। इस विश्लेषण के अनुसार कश्मीर और पारंपरिक नक्सली मोर्चा कमजोर हुआ है, लेकिन इसके साथ ही युद्ध के नए तरीके सामने आए। यानी अगर पहले सामने दुश्मन दिखाई देता था तो अब जरूरी नहीं है कि वह दिखाई दे। पहले बंदूक दिखाई देता था तो अब मोबाइल की स्क्रीन भी एक माध्यम हो सकती है। पहले किसी इलाके पर नियंत्रण की लड़ाई होती थी तो अब किसी व्यक्ति की सोच और धारणा को प्रभावित करने की कोशिश भी संघर्ष का हिस्सा हो सकता है। और इसी वजह से दिमागी नक्सल शब्द को समझने से पहले हम ये समझना होगा कि नक्सलवाद का पुराना स्वरूप क्या था और उसके बाद सुरक्षा के नजरिए से नया खतरा किसे माना जा रहा है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे नक्सलवाद से लेकर मानसिक युद्ध तक की जो पूरी यात्रा है। साथियों, नक्सलवाद की कहानी 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से शुरू होती। इसके बाद यह आंदोलन पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना तक पहुंचा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों का इस बड़े क्षेत्र का उल्लेख जो आज भी होता है। लंबे समय तक इस पूरे क्षेत्र को लाल गलियारा यानी कि रेड कॉरिडोर कहा जाता है। दिए गए जो भी बातें हैं, जैसे कि 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2026 तक पारंपरिक सशस्त्र नक्सली आंदोलन अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर बंदूक वाला नक्सलवाद कमजोर हो रहा है तो फिर दिमागी नक्सल की चर्चा क्यों हो रही? और यहीं से हाइब्रिड युद्ध की बात आती। हाइब्रिड युद्ध को बहुत आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि एक ही समय में कई तरह के साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साइबर हमले का, महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बनाने का, जानकारी जुटाने का, डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल और लोगों की धारणाओं को प्रभावित करने का। पहले विषय में पाकिस्तान और चीन को हाइब्रिड युद्ध के संदर्भ में रखते हुए भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ढांचे पर साइबर हमले की बात की जाती थी। लेकिन इसके साथ एक और बात जो है वो जुड़ रही है, वो है डेटा। आज हमारा मोबाइल सिर्फ बातचीत करने का साधन नहीं। हम क्या देखते हैं, हम क्या ढूंढते हैं, किस खबर पर रुकते हैं और किस वीडियो को पसंद करते हैं, किस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं, डिजिटल दुनिया में इन सब की जानकारी एक साथ जमा की जाती है। पहले विषय में चीन के अलग अलग अनुप्रयोगों के जरिए भारत में डेटा जुटाने और डेटा माइनिंग की चिंता को हाइब्रिड युद्ध के नए हिस्से के रूप में रखा गया। और यहीं से हम पहुंचते हैं उस शब्द तक जो आज पूरी बहस के केंद्र में है, और वो है मानसिक युद्ध का। तो आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि यह मानसिक युद्ध होता क्या है? साथियों, मानसिक युद्ध को बहुत ही आसान भाषा में समझें तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दिमाग की लड़ाई। मान लीजिए किसी समाज में बेरोजगारी है, महंगाई है,
सामाजिक तनाव है या शासन से जुड़ी कोई वास्तविक समस्या है। समस्या वास्तविक है, लेकिन अगर कोई संगठित ताकत उसकी वास्तविक समस्या को पकड़ के लोगों के गुस्से को एक खास दिशा में मोड़ने लगे, लोगों के बीच अविश्वास पैदा करे, धीरे धीरे उनकी सोच तथा धारणा को प्रभावित करने लगे, तो मामला सिर्फ सामान्य राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज, देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शासन से जुड़ी कमजोरियों को पकड़कर लोगों की धारणा को प्रभावित किए जाने की बात हो गई। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, और इस अंतर को समझना होगा कि हर समस्या मानसिक युद्ध नहीं है, हर सरकार विरोधी आवाज दिमागी नक्सल नहीं है। अगर कोई युवा कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए, यह सवाल है। अगर कोई छात्र परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, तो यह भी सवाल है। अगर कोई पत्रकार सरकार से आंकड़ों का सोर्स पूछता है, तो भी सवाल है। अगर कोई नागरिक कहता है कि सरकार ने कोई फैसला गलत किया, तो यह लोकतंत्र में अपनी बात रखना है। इसलिए अब असली सवाल सामने आता है, अगर सरकार की आलोचना ही दिमागी नक्सल है, तो यह एक चीज नहीं है। साथियों, 15 अगस्त के बाद से इस शब्द को लेकर इतनी बड़ी बहस जो है शुरू हुई है, लेकिन प्रश्न है कि इतनी बड़ी बहस क्यों शुरू हुई। साथियों, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के भाषण में दिमागी नक्सल शब्द सामने आया। भाषण के बाद यह सब तेजी से चर्चा में आया। सोशल मीडिया पर इसकी अलग अलग व्याख्याएं जो हैं वो होना शुरू हो गई। इसके अलावा दिमागी नक्सल की स्पष्ट पहचान क्या है, उसे कैसे पहचाना जाए, किस आधार पर किसी व्यक्ति को इस श्रेणी में रखा जाए, इसके बाद बहस और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे लेबल की गंभीरता लेने के बजाय खुद को दिमागी नक्सल कहना शुरू कर दिया। सबने ये कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने मैक्सिमम, कि मैं भी दिमागी नक्सल। सदैव सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी जैसी प्रतिक्रियाओं का भी उल्लेख आने लगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से एक क्लैरिफिकेशन किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि केवल सरकार से सवाल पूछना किसी को दिमागी नक्सल नहीं बनाता। इसमें माओवादियों का समर्थन, संविधान को अस्वीकार करना, अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग करना, देश के उत्तर पूर्व को अलग करने जैसे बातों का उल्लेख करना, यानी कम से कम इस क्लैरिफिकेशन के अनुसार एक सीधी रेखा खींचने की कोशिश की गई कि सरकार की आलोचना अलग है और नक्सली और अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करना अलग है। साथियों, यहीं से एक दूसरा विषय का जो है वो अपना भी एक तर्क आता है, यानी कि दिमागी नक्सल कोई पहला ऐसा राजनीतिक लेबल नहीं है। इससे पहले टुकड़े टुकड़े गैंग के लेबल लगाए गए, अर्बन नक्सल के गैंग लगाए गए, आंदोलन जीवी कहा गया, खान मार्केट गैंग कहा गया, सोरस समर्थित कहा गया। ऐसे कई राजनीतिक बहस वाले शब्दों का जो है वो प्रयोग हुआ गया। अब इस तर्क को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लिया जाए। मान लीजिए जनता का सवाल है कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही, लेकिन बहस नौकरी से हटकर इस बात पर पहुंच जाती है कि सवाल पूछने वाला किस विचारधारा का है। सवाल अगर पेपर लीक से पूछा जाए तो चर्चा इस विषय पर होने लगती है कि छात्र किसके इशारे पर प्रदर्शन कर रहा है। सवाल अगर अर्थव्यवस्था का आंकड़ा क्या कहता है इस पर पूछा जाए तो आंकड़ा दिखाने वाला किससे प्रभावित है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसी के ऊपर लेबल लगाना या डिस्ट्रैक्शन के नजरिए से देखा जाए। लेकिन यहां हमें एक बात समझनी होगी, अगर हर सुरक्षा चेतावनी को केवल राजनीतिक चाल कह दिया जाए तो यह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह सरकार को सवाल पूछना सरकार से लोकतंत्र का हिस्सा है, तो उसी तरह किसी वास्तविक साइबर खतरे, विदेशी प्रभाव या हिंसक कट्टरपंथ को पहचानना भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। असली समस्या तब पैदा होती है जब दोनों चीजों को मिला दिया जाए, जब हर आलोचक को खतरा मान लिया जाए या हर सुरक्षा खतरे को आलोचना कहकर नजरअंदाज कर दिया जाए। साथियों, किसी युवा को नौकरी नहीं मिल रही, उसकी परेशानी वास्तविक है, वो सरकार से नौकरी मांगता है, यह लोकतांत्रिक मांग है। लेकिन अगर कोई संगठित ताकत उसकी बेरोजगारी की समस्या को पकड़ के उस युवा को यह समझाने लगे कि उसका दुश्मन कोई खास समुदाय है, पूरा संवैधानिक ढांचा उसका दुश्मन, हिंसा ही समस्या का समाधान है, यह मामला बदल जाता है। यानी समस्या असली हो सकती है, लेकिन उस समस्या का इस्तेमाल किसी दूसरे उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यही मानसिक युद्ध की चिंता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी छात्र की परीक्षा में गड़बड़ी हुई और वह न्याय मांगता है, तो उसकी मांग को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसके आंदोलन को किसी बड़े राजनीतिक नैरेटिव के साथ जोड़ा जा रहा है। पहले यह देखना होगा कि उसकी शिकायत सही है या नहीं। और यही वजह है कि दिमागी नक्सल की बहस को केवल विचारधारा की बहस बनाना पर्याप्त नहीं है। यहां तथ्य, प्रमाण और व्यक्ति के वास्तविक आचरण को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी। यानी कि नक्सल से दिमागी नक्सल की यात्रा की हमने बात की। मोदी जी ने दिमागी नक्सल शब्द का जो है वो प्रयोग किया और उसके बाद लेबल की राजनीति शुरू हुई। टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन, आंदोलन जीवी, खान मार्केट गैंग और नया नैरेटिव जो है वह दिमागी नक्सल, जिस पर हम बात कर रहे हैं। साथियों,
इस पूरे बहस को अगर हम युवाओं की वास्तविक समस्या से अगर हम जोड़ें तो इससे सरकारी पीएलएफएस और अजीम जी प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का अगर हम हवाला दे रहे हैं तो वहां भी ये कहा जा रहा है कि युवा बेरोजगारी तथा ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयमेंट स्थिति का आंकड़ा जो है वो बड़ा ही डरावना है। इसी तरह अगर पेपर लीक्स और परीक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं तो अब एक छात्र की स्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई साल कोई छात्र जो है वो पढ़ाई कर रहा है, उस छात्र के पीछे उसका परिवार केवल पैसा नहीं लगाता है बल्कि सपने भी जोड़ देता है। छात्र अपना समय देता है, परीक्षा होती है, बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद छात्र जो है सड़क पर आ जाता है और वो पूछता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसा सवाल जब का जो पहला जवाब है वो लेबल नहीं होना चाहिए। पहला जवाब क्या होना चाहिए कि समस्या क्या हुई, जिम्मेदार कौन और इसे दोबारा होने से कैसे रोका जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से सचमुच इस फ्रस्ट्रेशन का इस्तेमाल युवाओं को हिंसा या कट्टरपंथ की तरफ ले जाने के लिए किया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सरकार की अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को एक साथ लेकर चल जो है वो देखना पड़ेगा, चलना होगा। साथियों, अब जरा सोचिए, आज सोशल मीडिया पर कोई एक वीडियो आता है, वह आपको गुस्सा दिलाता है, फिर उसी तरह का दूसरा वीडियो आता है, फिर तीसरा, और कुछ समय बाद आपको लगता है कि पूरा देश उसी मुद्दे पर गुस्से में। लेकिन हो सकता है कि आप जिस चीज को पूरी देश की राय समझ रहे हैं वह सिर्फ आपके सामने बार बार दिखाया जा रहा आपको सामग्री है और यही परसेप्शन की ताकत है। पहले विषय में इसी बात को जो है वो समझाने की बात की जा रही है, दूसरे में जो है फिर से उस वीडियो में वही बात समझाई जा रही है, तीसरे में फिर से वही बात समझ जा रही है, और कुल मिलाकर उसका प्रभाव आपके दिमाग में ऐसे बन जाता है कि आपको लगता है कि सब कुछ आमने सामने वैसा ही है और आप उस धारणा से धीरे धीरे प्रभावित हो जा रहे हैं। लेकिन साथियों, यही सिद्धांत हमें राजनीतिक कम्युनिकेशन पर भी लागू करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार यह सुनता रहे कि आलोचक देश विरोधी है, हर विरोध प्रदर्शन किसी बाहरी ताकतों का षड्यंत्र है, हर असहमति किसी छिपे हुए नेटवर्क का हिस्सा है, तो क्या उसकी धारणा प्रभावित नहीं होगी? इसलिए असली सवाल यह नहीं कि यहां कौन मानसिक युद्ध लड़ रहा है, कौन चला रहा है। असली सवाल यह है कि हम खुद किसी भी नैरेटिव के सामने कितने सावधान हैं। साथियों, अब इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी कसौटी जो है वो जानना जरूरी है। अगर दिमागी नक्सल वास्तव में गंभीर सुरक्षा संबंधी चिंता है तो इसकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। केवल आलोचना के आधार पर जो है वो बात नहीं होनी चाहिए, केवल असहमति के आधार पर इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार, संगठनात्मक संबंध, हिंसा के समर्थन, प्रतिबंधित संगठनों का जुड़ाव और अन्य प्रमाणों के आधार पर भी जो है वो बात होनी चाहिए। अगर किसी पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है तो आरोप लगाने वाले के पास भी इसका प्रमाण होना चाहिए। यानी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है प्रमाण। किसी को सिर्फ इसलिए दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि वह किसी राजनीतिक विचार से असहमत है। किसी वास्तविक हिंसक या कट्टरपंथी नेटवर्क को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने आप को आलोचक कहता है। तो साथियों, अगर हम कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये पूरा का पूरा मामला ये कह सकते हैं कि जो पूरा जब बहस जो है, जब इस बहस को जमीन पर लाया जाता है तो पूरा बहस जब जमीन पर आता है तो किसी बड़े राजनीतिक या सुरक्षा वाले नैरेटिव की असली ताकत हमें तब समझ में आती है जब हम ये देखते हैं कि आम आदमी की जिंदगी कहां जुड़ रही है। बार बार एक सवाल उठाया जाता है कि अगर देश का युवा नौकरी, परीक्षा और अपने भविष्य को लेकर परेशान है तो उसके सवालों का जवाब क्या होना चाहिए, और यहीं से बड़ा टकराव जो है वो पैदा होता है। एक तरफ कहा जाता है कि बेरोजगारी, सामाजिक असंतोष और आर्थिक परेशानी जैसे वास्तविक समस्याओं का इस्तेमाल किसी बड़े नैरेटिव को बनाने के लिए किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सवाल यह उठता है कि अगर समस्या वास्तव में मौजूद है तो उस पर सवाल उठाने वाले को संदेह की नजर से क्यों देखा जा रहा है। तो ये भी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी जो है वो समस्या हमें देखने को मिल रही है। यानी सवाल को दबाना भी खतरनाक है और सवाल का गलत इस्तेमाल होने देना भी खतरनाक जो है। युवा को यही स्थिति इस पूरे कहानी का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि परेशान युवा के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वह अपनी समस्या का लोकतांत्रिक समाधान मांगे, आंकड़े देखे, सरकार से सवाल करे और संस्थाओं से जवाब मांगे। दूसरा रास्ता क्या है कि कोई उसके गुस्से को अपने हिसाब से मोड़ दे और उसे समझाने लगे कि व्यवस्था को बदलने का एकमात्र रास्ता टकराव या हिंसा है। साथियों, कुल मिलाकर अगर हम ये पूरी की पूरी चर्चा करें तो ये दोनों विचारों को अलग अलग करना जरूरी है। समस्या वास्तविक हो सकती है, उसी समस्या का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी दोनों बातें एक साथ संभव है। इसलिए किसी भी आंदोलन या असंतोष को समझने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है कि लोग नाराज क्यों हैं, यह भी देखना होगा कि उनकी नाराजगी कौन किस दिशा की ओर लेकर जा रहा है। और यही सवाल अगर हम बात करें तो पुराने कुछ आंदोलन को लेकर भी हम देख सकते हैं। साथियों, अगर हम किसान आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें जो कि अभी कुछ दिनों पहले
एक बहुत ही बड़ा चर्चा का मुद्दा जो है कुछ वर्षों पहले बना हुआ था। तो किसान आंदोलन और दूसरे बड़े विरोधी प्रदर्शन के समय भी यह बात सामने आई थी। किसान आंदोलन और उसके आसपास सोशल मीडिया पर चले टूल किट विवाद का उल्लेख किया गया था। कई जगह तो यह भी कहा गया कि कई बार किसी आंदोलन का मूल मांग से ध्यान हटाकर उसे आसपास मौजूद लोगों, नारों या बाहरी समर्थन को मुख्य मुद्दा बना दिया गया। लेकिन यहां भी संतुलन बहुत जरूरी है। किसी आंदोलन की बाहरी फंडिंग, विदेशी समर्थन, संगठित डिजिटल अभियान की जांच करना गलत नहीं। अगर कोई वास्तविक बाहरी हस्तक्षेप है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन की मूल समस्या भी खत्म नहीं हो जाती। अगर किसी किसान को अपनी आय या नीति को लेकर समस्या है तो केवल ये सवाल आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर किसने पोस्ट किया उसकी मूल शिकायत का जवाब नहीं है। और शायद यही इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है कि किसी मुद्दे के आसपास दूसरा नैरेटिव पैदा हो जाने से पहला मुद्दा गायब नहीं हो जाता है। साथियों, मीडिया का भी काफी ज्यादा सवाल है। साथियों, मीडिया की भूमिका को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मीडिया धारणा बनाने का माध्यम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, अखबार, यूट्यूब, जो खुद को विशेषज्ञ बनाने वाले जो लोग हैं, जो नैरेटिव को मजबूत करते हैं, उन पर भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब कोई पत्रकार या कोई अर्थशास्त्री या नागरिक सरकार की नीतियां और आंकड़ों पर सवाल उठाता है तो कई बार उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसकी पहचान पर हमला किया जाता है, उसको एक लेबल के साथ जोड़ दिया जाता है। अब आपको ये सोचना होगा कि अगर सवाल है कि बेरोजगारी कितनी है तो जवाब आंकड़ों से होना चाहिए। अगर सवाल है कि पेपर लीक क्यों हुआ तो जवाब जांच या कार्रवाई से होना चाहिए। अगर सवाल जो है कि इस नीति का फायदा किसे हो रहा है तो जवाब आंकड़ों से होना चाहिए। सवाल पूछने वाले की राजनीतिक पहचान बताकर सवाल को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ मीडिया और सोशल मीडिया को यह भी देखना होगा कि वास्तविक समस्या को सनसनी, अधूरी जानकारी या झूठे दावे के जरिए बड़ा बनाकर पेश तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि यही वह जगह है जहां सूचना और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली हो सकती। साथियों, अर्थव्यवस्था से लेकर बड़े कारोबार तक भी चर्चा करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आर्थिक असमानता और बड़े कारोबारी समूहों की ताकत पर सवाल उठाया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें साथियों तो भारत की कॉर्पोरेट आय के बड़े हिस्से पर कुछ प्रमुख कारोबारी समूहों का नियंत्रण का दावा किया जाता है। यहां फिर वही सवाल सामने आता है कि अगर कोई पत्रकार या नागरिक आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर सवाल उठाता है तो उसका जवाब आंकड़ों से दिया जाना चाहिए, ना कि उसके ऊपर लेबल लगा देना चाहिए। आरोप से पहले प्रमाण और जवाब में भी प्रमाण देना चाहिए। साथियों, अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस चर्चा में तस्वीर काफी हद तक आपके सामने साफ हो चुकी होगी। एक तरफ सुरक्षा वाला तर्क है कि भारत की वास्तविक कमजोरियां हैं, दूसरी तरफ जहां बेरोजगारी, सामाजिक तनाव, आर्थिक परेशानी और राजनीतिक असंतोष जैसे मानसिक वार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी, जहां तर्क ये कहता है कि अगर इन वास्तविक समस्याओं पर सवाल उठाने वाले कोई अलग अलग तमगा पकड़ा दिया जाए, लेबल दिया जाए, तो इससे असली मुद्दे पीछे चले जाते हैं। अब दोनों में से आप किसे सही माने हैं? शायद जवाब दोनों में से किसी एक को आंख बंद करके जो है वो सही नहीं माना जा सकता। अगर कोई सचमुच भारत की कमजोरियों को फायदा उठाकर लोगों के हिंसा या कट्टरता की ओर लेके जा रहा है तो उसको पहचानना जरूरी। लेकिन अगर कोई युवा सिर्फ नौकरी मांग रहा है, छात्र निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहा है या पत्रकार सरकार के आंकड़ों से हिसाब मांग रहा है तो केवल लेबल के आधार पर संदिग्ध मान लेना भी सही नहीं, क्योंकि असहमति और विध्वंस एक ही चीज नहीं। और यही फर्क इस पूरे के पूरे चर्चा में हमने समझने का प्रयास किया। अब एक आखिरी उदाहरण जिससे पूरी बात को आप समझ सकते हैं। किसी गांव में पानी की समस्या है, लोग परेशान हैं, वे सरकार से पानी मांगते हैं, यह वास्तविक शिकायत है। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति उसी समस्या का इस्तेमाल करके लोगों किसी समुदाय के खिलाफ भड़काने लगे तो समस्या वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल बदल गया। ठीक यही फर्क बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और राजनीतिक असंतोष पर भी लागू होता है। शिकायत करना अपराध नहीं, शिकायत को हिंसा और नफरत में बदलना अलग बात है। इसलिए दिमागी नक्सल की बहस में सबसे जरूरी सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कोई सरकार के पक्ष में है या विरोध में। असली सवाल ये होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किस विचारधारा का समर्थन कर रहा है, उसके पास तथ्य क्या है, क्या वह हिंसा का समर्थन करता है, क्या किसी प्रतिबंधित या हिंसक संगठन का उसके साथ संबंध है, या केवल सरकार की आलोचना कर रहा है। और यही फर्क किसी भी लोकतंत्र को भावनात्मक बहस से निकालकर तथ्य के साथ जमीन पर लेकर आता है। साथियों, अगर दिमागी नक्सल को एक गंभीर सुरक्षा श्रेणी माना जा रहा है तो इसकी पहचान किसी अस्पष्ट राजनीतिक गाली की तरह नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति पर आरोप तो उसके पीछे ठोस प्रमाण होना चाहिए। सिर्फ सरकार की आलोचना करना, किसी नीति से असहमति, किसी आंदोलन में शामिल होना और अपने आप को पर्याप्त आधार नहीं देना। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति वास्तव में हिंसक नक्सली विचारधारा का, अलगाववाद या हिंसा को बढ़ावा दे रहा है तो उसकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। यानी असली कसौटी विचार नहीं, आचरण, आरोप नहीं, प्रमाण, लेबल नहीं, तथ्य होना चाहिए।
यानी कि कुल मिलाकर जो हमने चर्चा किया और इस चर्चा में जो हमने थंबनेल लगाया था कि गोबर माइंड बनाम नक्सल माइंड, तो शायद असली मुकाबला इन दोनों के बीच नहीं, असली मुकाबला है सोचने वाले दिमाग और बिना जांचे किसी नैरेटिव को स्वीकार करने वाले दिमाग के बीच। अगर कोई सचमुच देश के खिलाफ हिंसा या नक्सली गतिविधि का समर्थन कर रहा है तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अगर कोई भारत की कमजोरियों का फायदा उठाकर लोगों को कट्टरता की तरफ ले जा रहा है तो उसकी भी पहचान होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई युवा नौकरी मांग रहा है, कोई छात्र निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहा है, कोई पत्रकार आंकड़े पूछ रहा है, कोई नागरिक सरकार से जवाब मांग रहा है, तो उसे केवल राजनीतिक लेबल देकर चुप नहीं कराया जा सकता। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि यह दिमागी नक्सल है तो ना तुरंत मानिए ना तुरंत खारिज कीजिए, बस एक सवाल पूछिए कि प्रमाण क्या है। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी आजादी सिर्फ बोलने की नहीं, सबसे बड़ी आजादी है अपने दिमाग खुद इस्तेमाल करने की। और यही इस पूरी कहानी का आखिरी संदेश जो है वो आपके सामने है। सवाल नैरेटिव सुरक्षा या सवाल का नहीं, अपना दिमाग अपना रखिए। और यही इस पूरी कहानी का आखिरी संदेश है। दिमाग किसी का भी हो सकता है लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। तो आपके क्या विचार है इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन ये भी बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।